वेलकम टू सिविल्स पढ़ो। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, जिसका पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। राइट इसके अंदर कुछ 17 क्वेश्चंस होंगे। 17 क्वेश्चंस होंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में अगेन 17 क्वेश्चंस होंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स है, विल डू इट इजीली। पर इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? राइट, पीवाईक्यू का जो इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है जो नए नए स्टार्ट करते हैं, दे डू नॉट रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि वो उसके पीछे या तो बहुत सारे नोट्स के पीछे भागते रहते हैं। बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि जितना भी आपने जहां से भी पढ़ लिया, जो भी किसी भी कोचिंग में पढ़े जाओ, वो सब तैयारी मिला के आपकी 50% होती है। ठीक है, उसके बाद जब पीवाईक्यूज आप करते हैं वो सिर्फ होता है आपका 50%, सिर्फ पीवाईक्यूज। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू करके जाओ, 50% आपका प्रिपरेशन हो चुका है। ठीक है, मतलब नॉट जस्ट कि क्वेश्चन का आंसर मेमोराइज कर लो, प्रॉपरली उस पर प्रॉपर रिसर्च करके सारे ऑप्शंस को समझ के उसके लेफ्ट एंड राइट में जितने भी डेटा है उसको अगर सारा कुछ कर लिया, सो योर 50% प्रिपरेशन इज ओवर। ठीक है, बाकी सब चीजों से जब आप पढ़ते हैं, लाइक टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, all these things combined will make up to 50%, up to 50% और beyond that। जो भी आपका पीवाईक्यूज है वो 50% है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन आएंगे कहां से। राइट, कैसे टाइप का क्वेश्चन है, कौन से थीम रिपीट हो रहा है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। ठीक है, उस लेवल पे नहीं रिपीट होते जैसे कि स्टेट पीसीएस में होते हैं, बट ऑब्वियसली यूपीएससी में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पर क्वेश्चंस रिपीट होने के परसेंटेज, लाइक हर साल देखो तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, ज्यादा होगा तो 20 भी हो सकता है, डिपेंड्स। कभी कभी नॉट एग्जैक्टली, लाइक क्वेश्चंस इंस्पायर्ड क्वेश्चन भी होते हैं एक क्वेश्चन से दूसरा, तो वो मिलाकर के मैक्सिमम 20 तक जा सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। पर थीम्स तो रिपीट होते हैं, और थीम्स रिपीट होते हैं 80% थीम्स। ठीक है, थीम्स रिपीट होते हैं 80%। 80% थीम्स रिपीट होते हैं, इसका मतलब कि प्रीलिम्स का 80% जो क्वेश्चन है वो नोन थीम से आएगा, अननोन थीम्स से नहीं आएगा। आपको पता है कौन से फील्ड से आने वाला है। अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द नोन एरियाज ओनली। 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल अननोन एरिया से आएंगे, जिसको पीछे आपको भाग के अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। आपको ये जो नोन एरिया है 80%, ठीक है, इसके पीछे भागना है, इसी को बार बार पढ़ के सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर लेना है, बिकॉज सिलेबस इज सो बिग, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। राइट, अदरवाइज आप भूल जाओगे। सो अगर ये किया 80%, वो तो 20% है या 10% ही मान लो, एवरेज 15% मान लो, बाकी की ये थीम अगर कर लिए, सो आपको आपकी तैयारी हो चुकी है। राइट, सो द पॉइंट इज, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए अलग से आप ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बिकॉज करंट अफेयर्स के भी थीम्स रिपीट होते हैं, करंट अफेयर्स के भी थीम्स रिपीट होते हैं। वो एक बार आपने समझ लिया तो यू कैन इजीली मैनेज करंट अफेयर्स, हाफ ऑफ द करंट अफेयर्स। ठीक है, सो ये सब कुछ अगर आपने किया तो इसके बाद द क्वेश्चन पेपर बिकम्स रियली इजी। ठीक है, इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। पर मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स दे रन आफ्टर दीज 20%, जो 20% यहाँ पे बच गया ना, उसके पीछे भागते हैं। और जब आप उसके पीछे भागेंगे तो आप अपनी बहुत सारी एनर्जी बर्बाद करेंगे, अपना बहुत सारा फोकस बर्बाद करेंगे, एंड ऑल दिस थिंग्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। राइट, सो द पॉइंट इज कि ये जो पीवाईक्यूज है वो आपको 80% यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया, दिस विल कवर द 80%। ठीक है, यहाँ पे आपने जो कुछ भी देखना है, जो भी क्वेश्चन है उसके अराउंड जो भी सोल्यूशन होता है, जो भी डेटा है, आपको कवर करना है एवरीथिंग। राइट, एंड देन अगर आप चाहो तो उस नोट्स में आप अपने इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, अपना रिसर्च करके जो भी कर रहे हो, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हो कुछ ऐड कर सकते हो, या फिर इसी से इंफॉर्मेशन लेकर के आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो विद दिस विल स्टार्ट, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। The question says the Treaty of Yandabo, ठीक है, was concluded as part of which one of the following wars? Right, एनडीए में पूछा गया है 2023 में। ट्रीटी ऑफ यान्दाबो, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो कुकी वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंग्लो बर्मीज, सेकंड एंग्लो एंड एंग्लो कुकी वॉर। अब ये चैप्टर क्या है हमारा? राइज एंड कंसोलिडेशन। सो ब्रिटिश जब इंडिया में एंट्री करेगा तो उसके आसपास के एरियाज को कंट्रोल करना चाहेगा, वहां पे अपना रीच बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि इट्स अ कॉलोनाइजिंग फोर्स, उसको मैक्सिमम एरिया कवर करना है, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर सकते। राइट, वो सरवाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको नए एरियाज चाहिए, नए एरियाज चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, नए एरियाज चाहिए टैक्सेशन के लिए, नए एरियाज चाहिए न्यू मार्केट्स के लिए। राइट, पूरा का पूरा कैपिटलिज्म इसी पे बेस्ड ही है। ठीक है, सो अब वो कभी बर्मा पे अटैक करेंगे, कभी नेपाल पे, फिर अफगानिस्तान पे। राइट, ये उनका चलता रहेगा। तो अब इसी से रिलेटेड है। सो नाउ लेट्स गो टू द डिटेल्स। ट्रीटी ऑफ याबदो, यनबादो, यनदाबो एक्चुअली,
फरवरी 24 1826 को ये लॉन्च किया, आई मीन ट्रीटी साइन किया जाता है फरवरी 24 1826। ठीक है, डेट अगर ना भी याद रखे, ईयर तो याद रहना चाहिए। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, राइट, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होता है जिसकी ट्रीटी साइन होती है, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ यंदावो। It marked the end of the longest and most expensive war in British Indian history, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं और तभी वो असम का जो एरिया है उस पर कब्जा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उस पर कब्जा करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑल दीज वर पार्ट्स ऑफ द बर्मा, तो उस समय जो किंगडम था उसका पार्ट था। ठीक है, सो वहां से उनको कैप्चर करेंगे, पर दिस वाज रियली कॉस्टली वॉर एंड लॉन्ग वॉर। सो 1826 में खत्म होता है और वो सारा जो असम है, नॉर्थ ईस्ट है, वो ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है। दिस ट्रीटी ब्रॉट नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852, एंग्लो कुकी वॉर 1917-1919 एंड एंग्लो मराठा वॉर, ये तो बात की चीज है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। सो यंदावो जो है ये है रिलेटेड टू एंग्लो बर्मीज वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर विच इज यंदावो, ट्रीटी ऑफ यंदावो, राइट। सो अब जब आप, अब इससे क्या समझ में आता है कि जब आप ब्रिटिश का एक्सपेंशन देखते हो तो आपको हर डायरेक्शन में देखना है, उसने म्यांमार में क्या क्या किया, कहाँ पे फाइट की, अफगानिस्तान में कहाँ किया, नेपाल में कहाँ पे किया, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू कवर अप, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं, कहाँ से पूछेंगे और कहीं पूछेंगे, राइट। फिर वो चीजें आप इजिली कर सकते हैं, इजिली एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली what was the purpose of setting of the hill sorry, initially what was the purpose of setting up of the hill stations during the colonial period in India? ठीक है, हिल स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है, अगेन CAPF 2021 का क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? टू सर्व एज विंटर कैपिटल्स फॉर द ब्रिटिश, विंटर कैपिटल्स फॉर द ब्रिटिश, टू सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, टू सोर्स टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, टू सेट अप सैनिटोरिया। ठीक है, टू सर्व द विंटर कैपिटल्स फॉर द ब्रिटिश, ये बात भी सही है। ठीक है, टू सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, दिस साउंड्स मोर, दिस साउंड्स इवन बेटर, क्योंकि क्या है कि ब्रिटिश आर्मी इस गर्म जगह में दे आर नॉट अकस्टम्ड। ठीक है, सो जैसे ही वो 1816 का जब वॉर होगा, ट्रीटी ऑफ सुगौली नेपाल के साथ, तो उनका जो हिली एरियाज जो है वहां पे इनको कब्जा मिल जाएगा। फिर वहां पे हिल स्टेशन स्टैब्लिश करेंगे और अपनी आर्मी को वहां पे भेजते रहते हैं जब गर्मी का टाइम होता है, लाइक मार्च से लेकर के नवंबर तक जो गर्मी का टाइम होता है, इसमें वो भेजते रहेंगे वहां पे और वो लोग वहीं पे रहते हैं। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी वहां पे बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर सिविलियंस में मूव करने लगते हैं, राइट। सो ये चीज है। सो आंसर शुड बी टू सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, कैपिटल्स बाद में बनाया जाता है, विंटर कैपिटल बाद में बनता है, दैट इज द पॉइंट। विंटर कैपिटल इज समर कैपिटल। ठीक है, समर कैपिटल, नॉट विंटर कैपिटल, राइट। So the British annexed the Shivaliks from the Nepal, Treaty of Sugauli 1816, Treaty of Sugauli, right। हिल स्टेशंस उसके बाद डेवलप किए जाते हैं वहां पे, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, इनिशियली यूज एज रिट्रीट फॉर द आर्मी। ठीक है, यानी कि आर्मी वहां पे जाके अपना छुट्टी मना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेटर सिविलियंस, बाद में सिविलियंस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट पे मत जाओ जो मैंने लिखा है, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ वो मेरी समझ में है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आर्मी, देन एडमिनिस्ट्रेशन, देन लास्ट में सिविलियंस जाते हैं। शिमला वाज नेम्ड समर कैपिटल 1864 बाय सर जॉन लॉरेंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, शिमला वाज डिक्लेयर्ड एज अ समर कैपिटल इन 1864 बाय सर जॉन लॉरेंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, स्टेट पीसीएस के लिए तो स्पेशली, यूपीएससी में शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, पर स्टेट पीसीएस के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट है, chronologically arrange the following treaties, convention signed between Marathas and the British: Treaty of Salbai, Convention Wadgaon, and Treaty of Purandar, Treaty of Surat। ठीक है, सो अब इसके लिए हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में साइन किया जाता है। ट्रीटी ऑफ सूरत एक्चुअली है जो फर्स्ट मराठा एंग्लो मराठा वॉर होगा बिटवीन रघुनाथ राव एंड ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, एंड ये होगा वॉरेन हास्टिंग्स डिड नॉट, एक्चुअली ये क्या होगा कि ट्रीटी ऑफ सूरत जब साइन होगा रघुनाथ राव एंड ब्रिटिश के बीच में, फिर उसको वॉरेन हास्टिंग्स अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, और फिर वो बंदा भेजेगा अपना कॉर्नल उपटन, उपटन पढ़ लेते हैं इसको, ज्यादा अच्छा लगता है, कॉर्नल उपटन को भेजेगा सूरत, और तब साइन किया जाएगा ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, राइट। और फिर उसके बाद
नाना फडणवीस विल बी ट्रीटी विथ नाना फडणवीस, नाना फडणवीस को पेशवा घोषित किया जाएगा और उन्हीं के साथ साइन किया जाएगा, राइट। सेकंड, उसके बाद कन्वेंशन ऑफ बडगांव 1779, ब्रिटिश फोर्सेस वर डिफीटेड बाय मराठा। उसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस एक्चुअली डिफीटेड मराठा, है ना, ये बीच में, ये अभी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट। सो 1779 में हराया दिया जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू रिटर्न ऑल द टेरिटरीज, जो अभी 1773 से जितने भी उन्होंने टेरिटरी यहाँ से लेकर के, इसके पहले 1773 से वॉर स्टार्ट होती है, तो वहां से लेकर के जितनी टेरिटरी इन्होंने जीती है वो सब मांगा जाता है वापस, कन्वेंशन ऑफ वडगांव। और ये ब्रिटिश के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग होता है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, नाउ दिस इज वेयर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड्स, और अगले 20 साल के लिए शांति रहती है। ट्रीटी ऑफ सालबाई एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1782, राइट। नाउ अब आप इसको देख सकते हो कि सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सालबाई, तो ये सबसे लास्ट में होगा, वन सबसे लास्ट में यहाँ है, तो ये नहीं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, वडगांव उसके पहले है। ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी सूरत से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4231 इज द राइट आंसर, ठीक है, इज द राइट आंसर। तो ये सारे डेट्स याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी फाइन डिटेल्स पे क्वेश्चन पूछे गए। ट्रीटी ऑफ बासीन, विच मराठा स्टेट्समैन साइन द ट्रीटी ऑफ बासीन, ये है बाजीराव टू, ठीक है, बाजीराव टू ने ट्रीटी ऑफ बासीन साइन किया है। देखते हैं कुछ डिटेल, कुछ तो नाम याद रखना पड़ेगा। बाजीराव टू साइन ट्रीटी ऑफ बासीन एंड एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जो बाजीराव टू है वो सब्सिडियरी अलायंस ज्वाइन करते हैं ब्रिटिश के साथ। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ही होता है तो ब्रिटिश आर्मी, अब सपोज मराठा का अगर केस है तो मराठा के अंदर ब्रिटिश आर्मी रहेगी, उसका सारा खर्चा ब्रिटिश आर्मी उठाए, सॉरी मराठा वाले उठाएंगे, मराठा एम्पायर उठाएगा। और कल को अगर मराठा पे कोई अटैक करता है तो एक्चुअली मराठा कैन यूज दैट आर्मी टू सेफगार्ड देमसेल्व्स, दिस वाज द पॉइंट। और इसके बीच में अगर ब्रिटिश को कभी जरूरत पड़ी तो वो आर्मी यूज कर सकते हैं। यानी ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी आर्मी का खर्चा किसी और के ऊपर डाल दिया कि तुम पालो, तुम यूज कर लेना जब जरूरत पड़े, बीच में मुझे जरूरत पड़ेगी मैं भी यूज कर लूंगा, ठीक है। ऐसा होता है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस पे आई गेस एक और क्वेश्चन होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर फिर पंजाब से होगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन की बात चल रही, तो ऑब्वियसली अभी मराठा के साथ हमने देखा फाइट हो रही है, अभी पंजाब में होगा, सिखों के साथ होगा, उधर हमने म्यांमार में देखा, फिर नेपाल में देखेंगे, फिर मैसूर में देखेंगे, ये सब चलता रहेगा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, सबको फाइट करके सबको हराने की बात चल रही है। तो ट्रीटी फिक्स द सतलज एज द बाउंड्री बिटवीन द पंजाब एंड द ब्रिटिश इंडिया, दैट इज एग्जैक्टली एब्सोल्युटली ट्रू। It was after the treaty that Maharaja Ranjit Singh was able to annex, yes, अभी ट्रीटी जब हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि शांति हो जाती है ब्रिटिश एंड सिखों के बीच में, तो उसके बाद ये आराम से मुल्तान, जम्मू एंड कश्मीर को अनेक्स कर सकते हैं और करते हैं एक्चुअली। सो बोथ ट्रू है, सही पूछा है तो बोथ ट्रू है। अब डिटेल्स देख लीजिए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 25 अप्रैल 1809, 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया जाता है, राइट। उसके बाद है महाराजा रंजीत सिंह एंड चार्ल्स मेटकाफ। अब चार्ल्स मेटकाफ इज चार्ल्स टी मेटकाफ, एक्चुअली आपको ध्यान रखना है ये नाम, चार्ल्स टी मेटकाफ। रिवर सतलज बिकेम द बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश एंड द सिख एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह अनेक्स्ड मुल्तान 1818 में, कश्मीर 1819 में, जम्मू भी सेम टाइम ये अनेक्स कर लिया जाता है, राइट। सो ये थी बात ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। The work Siyaul Mutkarin, Siyaul Mutkarin, which describes the Battle of Plassey, ये गुलाम हुसैन ने लिखा है, और इसके बारे में एक्चुअली काफी डिटेल में लिखा है। तो हमें एक्चुअली पता चलता है इस बुक से, सियाउल मुतकरीन से, कि 1757 के बाद या फिर उस समय तक कैसे जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होता है और कैसे ब्रिटिश एम्पायर है वो राइज होता है, उसके बारे में हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। सैयद गुलाम हुसैन खान, हिस्टोरियन, it is considered one of the most important primary sources for understanding the decline of Mughal empire and rise of the British power, ठीक है, ये नाम याद रखना है। Shimla was founded as the hill station to use as a strategic place for क्या बिलेटिंग ट्रूप, अच्छा बिलेटिंग का मतलब बिलेट्स, बिलेट का मतलब होता है वो जगह, सॉरी बिलेट्स, वो जगह जहां पे ट्रूप्स रहते हैं। गार्डिंग फ्रंटियर एंड लॉन्चिंग कैंपेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंग्लो शिमला वाज 1864, ठीक है। और ये है एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो गुरखा वॉर। एंग्लो गुरखा वॉर, गुरखा से ही तो लड़ाई करेंगे, गुरखा मतलब नेपोलिस,
ठीक है, उनसे लड़ाई करके उनको जीतेंगे और फिर वही उसके बाद शिमला में 1816 में होता है ये, और 1864 में उसको उसके बाद ऑब्वियसली फ्रंटियर लॉन्चिंग कैंपेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, उसके बाद शिमला को फ्रंटियर हिल स्टेशन घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, then comes which of the following statements are true of Shah Alam II? He joined Mir Jafar of Bengal to fight the British. ये तो गलत है। He joined Mir Qasim of Bengal and Surajuddaula of Awadh to fight British. Yes, ये सही है। He was defeated by the British. ये भी सही है। He lived at Allahabad as a pensioner for the, तीनों सही है। नहीं 234 ठीक है। So वो बैटल ऑफ बक्सर की बात हो रही है एक्चुअली ये। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, अब बैटल ऑफ बक्सर भी आ गया। तो आप देख रहे हो कि हर एक बैटल एक एक करके आ रहा है। ठीक है, शाह आलम II, उसके बाद ही ज्वाइन मीर कासिम ऑफ बंगाल, सुराजुद्दौला ऑफ अवध, ये एक्चुअली मुगल एम्पायर है शाह आलम II, राइट, एंड ही वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, लिव्ड इलाहाबाद एज अ पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश, राइट। सो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है, ब्रिटिश कंट्रोल ले रहा है। सो 234 इज द राइट आंसर। असर्शन रीजन आ चुका है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन लेवल, ठीक है, तो आपको पता ही असर्शन रीजन क्या होता है। स्टेटमेंट क्या है? Okay, the Asiatic Society of Bengal was established in the period of Warren Hastings, and he modestly declined the offer of presidentship of that learned body in favor of Sir William Jones. That is true. उसका पहला head William Jones होता है। Warren Hastings was himself a great scholar and an ardent Orientalist. आपको Orientalist समझ में आना चाहिए। Who used to encourage the study of Sanskrit, Persian and Arabic. क्वेश्चन है कि वॉरेन हास्टिंग ने जगह बना दी विलियम जोन्स के लिए, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ओरिएंटलिस्ट का ये मानना होता है कि जो भी ईस्टर्न सोसाइटी है, इंडिया, चाइना, अरेबिया, ठीक है, इनका कल्चर काफी रिच है। तो इनके रिच कल्चर के को समझ के हमें उसके अकॉर्डिंग इनको रूल करना चाहिए। दे वर नॉट हेयर फॉर 10-20 years, दे वर हेयर फॉर मिलेनियल्स। ठीक है, उनको लगता था कि हम हजारों साल यहाँ रूल करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो रूल्स बनाते हैं। तो उनको लगता है कि उस कल्चर को समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स बनाएंगे। तो जब वो उसको समझना चाहते हैं तो उसी को कहा जाता है ओरिएंटलिज्म। ठीक है, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म ऐसा है कि आप उसको समझ के उसके बेनिफिट के लिए नहीं, उसको रूल करने के लिए समझ रहे हैं, राइट, ओरिएंटलिज्म। सो यस, सो इसी के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया जाता है और फिर कलकत्ता मदरसा भी बनाया जाता है। ठीक है, कलकत्ता मदरसा बनेगा 1781 में और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनेगा 1784 में। ठीक है, सो मदरसा से वो उसको स्टडी करना चाहते हैं, मुस्लिम लॉ को और हिंदू लॉ को समझना चाहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। वो उसको स्टडी करेंगे, वहां पे पंडितों को बिठाया जाएगा, ट्रांसलेट कराया जाएगा, उनसे समझा जाएगा। ठीक है, उनको बोला जाएगा कि आप लिखिए, और उसी समय जितना भी जो, क्योंकि सोसाइटी को वैसी चीजें भी उसमें ऐड करनी है जिससे सोसाइटी को कंट्रोल किया जा सके, तो वो सारी चीजें भी उसमें ऐड की जाएगी। तो विलियम जोन्स उसका हेड बनेगा, राइट, और वारेन हास्टिंग क्लियर्स वे फॉर विलियम जोन्स। सो ये बहुत सही है, सो ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी है, ओरिएंटलिज्म भी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, हु इमर्ज विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? हैदर अली, हैदर अली, एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली। ठीक है, ये तो इजी था। द ट्रीटी ऑफ, ये फिर से आ गया 1826। ठीक है, दोबारा आ गया, देखो 2019 में। पहला क्वेश्चन हमने यहीं से स्टार्ट किया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। सो थिंग्स रिपीट। Which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance? ये यूपीएससी का है 2018 का, subsidiary alliance। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। अब यूपीएससी क्या करती है कि वो कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछती है आपसे, फैक्चुअल नहीं, मतलब एग्जैक्टली डेट वेट नहीं पूछती। तो इनका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है। टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, यस। उस समय नेपोलियनिक डेंजर मतलब नेपोलियन जो था वो काफी एक्सपैंड कर रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि शायद वो इंडिया तक भी पहुंच जाएगा, राइट। सो इससे बचाने के लिए भी था। टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, फिक्स्ड इनकम नहीं, इनकम की बात नहीं थी। एस्टैब्लिश ब्रिटिश पारामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स, ये भी सही है, ये सही नहीं। और क्या पूछा है? नॉट अप्लाई, तो सी इज द राइट आंसर। इनकम का इसमें कुछ नहीं था, बस ये था कि हम अपनी आर्मी किसी और के पास रखेंगे, खर्चा उनका होगा, हमारा पैसा बचेगा, इनकम बढ़ाने की बात नहीं थी। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन आ गया, टू स्टेटमेंट्स
In 1856, Nawab Wajid Ali Shah, जो कि अवध का है, dethroned and exiled to the Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. ठीक है, जब actually जो अवध है उसका होता है सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, तो इसी के लिए जब उसको रूल कर रहा है नवाब वाजिद अली, तो वहां पे ये दिया जाएगा रीजन कि इट इज बीइंग मिसगवर्न्ड और इसको एग्जाइल किया जाएगा, डिथ्रोन किया जाएगा, उसके बाद इसको कलकत्ता भेजा जाएगा पेंशन पे जीने के लिए. नवाब वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियस चीफ एंड तालुकदार. यस, सो ये दोनों ही सही है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा. ठीक है, सो ये रिलेटेड है अवध से, अवध के सब्सिडियरी अलायंस से. Which of the following statements about the town planning in British India in early 19th centuries are correct? The fund for town improvement were also raised through public lotteries. Yes, lottery committee ही बनाई जाती है, उसी से public fund इकट्ठे किए जाते हैं. So that is also true. The threats of epidemic gave an impetus. Yes, ये तो common sense की बात है. So ये भी सही है. So both सही है, तो C is the right answer. ठीक है. उसके बाद next है, Who among the following Governor General ridiculed Congress? Dufferin. डफरिन के टाइम पे ही कांग्रेस का फाउंडेशन होता है एंड डफरिन ही कहता है इसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, कांग्रेस को. ठीक है, सो उसका मजाक उड़ाता है. नेक्स्ट है टू द स्टॉट, सॉरी, यहाँ पे स्टेटमेंट, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर रिलाइड ऑन इंडियन पंडित एंड मौलवी. ये फिर से आ गया सेम चीज, ओरिएंटलिज्म पे, राइट. सीएपीएफ में पूछा गया है, relied on Indian pandits and Maulvis for understanding the canons of authoritative text. That is true. British codified the Hindu law in 1783 and Muslim law in 1785. ये गलत है, क्योंकि हिंदू लॉ होता है, देखो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनेगा, तो 1783 में तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा. सो ओनली वन इज ट्रू एंड अदर वन इज रॉन्ग. ठीक है, तो कहाँ गया, वन इज ट्रू, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन वी हैव, which one of the following statements about the treaty of Allahabad is not? Treaty of Allahabad यानी बैटल ऑफ बक्सर, it was signed in the year 1765. ये तो बात सही है, 1764 बैटल होता है, अगले ईयर ट्रीटी साइन की जाती है. The Mughal emperor by a फरमान formally granted the Diwani of Bengal, Bihar, Odisha to the East India Company. ये भी बात सही है. अवध was restored to its नवाब on the payment. अब नवाब का मानना था कि अगर आपको चाहिए, ठीक है, नवाबी वापस चाहिए तो 50 लाख रुपए दो और नवाबी वापस ले लो. बनारस नहीं, इलाहाबाद, इलाहाबाद और उसके आसपास के जो जगह थे, ठीक है, वो डिटैच कर दिए गए थे अवध से, राइट. सो डी इज द राइट आंसर. ये गलत है क्योंकि गलत पूछा है, सो डी इज द राइट आंसर. ठीक है, सो विद दिस हमने ये फर्स्ट सेशन किया एंड आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पीवाईक्यू करना, क्योंकि इससे आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है, उसके अराउंड आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. इससे पता क्या चलेगा कि वेयर इज द एपिसेंटर, यूपीएससी का फोकस कहां पे है, उसके अराउंड की चीजें आप रिसर्च कर सकते हैं. एक्चुअली अगर आप एक तरीका ऐसा भी सोचो कि आप पीवाईक्यू से ही अपनी तरीके स्टार्ट कर सकते हो. पीवाईक्यू देखो, उसके अराउंड की चीजें, अब तो एआई आ चुका है, उसमें डालो, एआई में सब कुछ सर्च करो और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन नोट कर लो. बस एक गाइड होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, राइट. ये सारी चीजें अगर आप करते रहो तो ऑब्वियसली आपके अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा. उसको रिवाइज करो एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर, राइट. सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. और ये फर्स्ट वीडियो था, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, रेस्ट ऑफ द 17 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, राइट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.